नहीं चल रहा है? चल रहा है भाई। दोस्तों थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिले हो रहा था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को कि पैसा कमाने के बावजूद कैसे बर्बाद होते हैं लोग, धन संपत्ति के पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है, कैसे मनोविज्ञान काम करता है, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। 2 दिन से लाइट नहीं थी हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है अब, लेकिन व्यवस्था बनाई हमने कि मॉर्निंग में कम से कम एक वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल टाइप का भी लेके आएंगे, जिससे आपको पता चले कि हाँ चीज़ें क्या चल रही हैं और क्या हमको करना चाहिए। हम पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बचा पाते हैं, ना उनकी सेविंग्स हो पाती है, उसके बावजूद वो बर्बाद कर डालते हैं अपना पैसा कहीं निवेश करके, कभी फालतू की जो है चीज़ों में, कभी दिखावे में। तो इन सब चीज़ों को कवर अप किया गया है। आज इस वीडियो में हम 1 बाय 1 केस स्टडीज के माध्यम से देखेंगे कि कैसे लोग जो है पैसा बहुत कमाए, अमीर हुए, फिर गरीब हुए, फिर अमीर हुए, या फिर कुछ लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई सारे हम केस स्टडीज भी इसमें बताएंगे, ठीक है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, चूंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, तो काफी दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहे थे, तो हम अब स्टार्ट किए हैं पुनः बनाना, तो आप लोग देखिएगा जरूर इसको, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, कुछ धनी लोगों की केस हिस्ट्री। सबसे पहले देखिए, हम मेन टॉपिक पे आने की बजाय हम पहले ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हमारे इसमें समाज में कैसे लोग अमीर हुए हैं, फिर कैसे गरीब हुए हैं। कुछ केस हिस्ट्रीज का अध्ययन करेंगे कि कितना लोगों ने पैसा कमाया, किन किन विधाओं से पैसा कमाया, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। केस 1 देखते हैं। चिन्नकनन शिवासनकरन, ये आपका साउथ के एक अरबपति व्यवसायी हैं, ठीक है। इनके बारे में आप देखिए, दक्षिण भारत के एक ऐसे अरबपति व्यवसायी हैं जो 1980-90 के दशक में 32,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य के मालिक थे। थोड़ा बहुत नहीं, 32,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य के मालिक थे ये, ठीक है। इन्होंने पैसा ही नहीं कमाया, पैसे के साथ साथ इन्होंने बहुत सारा अंपायर खड़ा किया, बहुत सारी चीजें अर्जित करी, बहुत धन अर्जन किया, ठीक है। आइलैंड तक खरीद लिया था इन्होंने, इनका प्राइवेट आइलैंड भी था। अब देखिए, उन्होंने अपनी संपत्ति के दम पर सेशेल्स में निजी द्वीप और एक आलीशान महल खरीदा था, लेकिन एयरसेल ब्रांड, अब एयरसेल ब्रांड का नाम सुना होगा आपने, जैसे आपका वोडाफोन है, आपका आइडिया था, पहले आइडिया था, वोडाफोन ने टेकअप कर दिया उसको, ठीक है। उसके पहले वोडाफोन के पहले भी हच आता था, ठीक है। BSNL हुआ, MTNL हुआ, जैसे ऐसे ही सारी कंपनीज की तरह जो है एक टेलीकॉम कंपनी थी एयरसेल। एयरसेल के CEO थे एक तरह से, इन्होंने स्टेब्लिश किया था। एयरसेल एक समय में ब्रांड था, ठीक है। बाद में इनको बहुत सारा नुकसान हो गया, इसी एयरसेल के कारण इनको बहुत सारा नुकसान हो गया। और कहते नहीं कि जब एक बार हम अभी बताएंगे इसमें भाग्य का भी रोल कहाँ होता है हमारे लाइफ में, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे एक बार। तो इनकी भाग्य ने ऐसा करवट बदला कि इनका ब्रांड खराब होता चला गया, एयरसेल डूबता चला गया, और एयरसेल अब जो है हमारी समझ से लापता हो चुका है। और इसके बाद इन्होंने इतना पैसा गंवाया कि ये बेचारे एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली ये कहते हैं कि मैं गरीब जरूर हुआ हूं, टूटा हूं, लेकिन बिखरा नहीं हूं, अभी मैं और आगे बनाऊंगा, फिर से अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश करूंगा। शिवासनकरन ने स्टर्लिंग कंप्यूटर्स से शुरुआत की और बाद में एयरसेल के जरिए काफी सफलता रही। इन्होंने स्टर्लिंग कंप्यूटर्स एक ब्रांड था, ठीक है, इनकी कंपनी थी, उससे शुरुआत करी थी इन्होंने। बाद में एयरसेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपनी स्टेब्लिश किया, उससे बहुत पैसा कमाया इन्होंने स्टार्टिंग में। लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्होंने खुद को एक ब्रोक या पैसे की कमी से जूझते हुए बताया, ना कि पूरी तरह से गरीब। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम बहुत सारा मेरा लॉस हो चुका है, मेरे पास पैसे की कमी हो गई है, मैं टूट चुका हूं, लेकिन अभी मैं गरीब नहीं हुआ हूं, मैं अपने आप को स्टेब्लिश करूंगा, फिर से संघर्ष करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये तो केस हिस्ट्री 1 की बात हो गई, चिन्नकनन शिवासनकरन की, ठीक है, ये साउथ के थे। अब हम दूसरे केस हिस्ट्री पे चलेंगे, ठीक है, दूसरे केस हिस्ट्री पे चलेंगे। केस 2 देखिए, भारत के दक्षिण तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले भगौड़े स्वयंभू भगवान नित्यानंद स्वामी की बात करेंगे, ठीक है। नित्यानंद स्वामी एक आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। इन्होंने पहले जो है बहुत सारा धन अर्जन किया, ठीक है, बहुत सारे भक्त बने इनके, श्रद्धालु हुए इनके,
ठीक है, इनके ऊपर पूरी तरह से अंधविश्वास करने वाले लोग ही है। लेकिन कहते नहीं, जब धन आता है तो धन के साथ साथ बहुत सारे अवगुण भी आते हैं, तो ये भी अवगुणों में ही फंसे। इन्होंने इतना पैसा अर्जन कर लिया अपने इसी आध्यात्म की बदौलत, इतना पैसा अर्जित किया इन्होंने कि इन्होंने भी एक जो है पूरा द्वीप जो है बसा दिया, ठीक है, काल्पनिक रूप से ही। कैलासा नामक जो है आपका रिवाइविंग द लैंड सिविलाइजेशन, ठीक है, कैलासा नाम का एक द्वीप बसाया और जहां कहा इन्होंने कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, जो बिखरे हुए हिंदू हैं, विलगित हिंदू हैं, समाज के अलग थलग पड़े हिंदू हैं, हम उनको वहां ले जाकर बसाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये आपका मैंने बताया कि धन के साथ साथ अवगुण भी आते हैं, तो नित्यानंद स्वामी के पास भी बहुत सारे अवगुण आ गए थे। ये अपने आप को भगवान कहने लगे थे और भगवान के अलावा इन्होंने मतलब ये बहुत सारे रेप केसेस में फंस गए। आगे हम बात करते हैं कहाँ कहाँ इनके कांड हुए, कहाँ कहाँ जो है फंसे। एक बार फिर से देख लेते हैं इनका चेहरा। अब देखिए, अलग अलग पोशाकों में, अलग अलग वेशभूषा में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, अपने आप को दिखाया और बाद में जो है ये रेप केस में फंसे। 2010 में सन टीवी ने वीडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित की जिसमें नित्यानंद और अभिनेत्री रंजीता, एक अभिनेत्री रंजीता थी साउथ की, उसके ये रेप केस में फंसे। हालांकि एक बेडरूम में दिखाए गए थे ये, लेकिन बाद में रंजीता ने, जो एक्ट्रेस रंजीता थी, उसने बाद में हाई कोर्ट में केस किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरे बेडरूम का सीन दिखाना, मैं किसी के भी साथ हूँ, ये मेरी निजता का हनन है, ठीक है, और ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। बाद में जुर्माना उर्माना भी लगाया गया था। 2010 में ही अमेरिका की उनकी एक अन्य अनुयायी ने उन पर लगातार 5 वर्ष तक इंडिया और यूएसए में अलग अलग जगहों पर रेप करने का आरोप लगाया। नित्यानंद स्वामी जी, मैंने बताया कि धन के अवगुण के साथ साथ ही नित्यानंद स्वामी यौन शोषण के जो है एक तरह से महारथी हो गए थे और इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस लगना शुरू हो गए। सन 2019 में गुजरात के एक दंपत्ति ने अपने 3 बच्चों को उनके आश्रम से गायब होने, उनको अगवा करने और बिना उनकी जानकारी के आश्रम में रखने का आरोप लगाया, ठीक है। और इनके 4 बच्चे थे, इन दंपत्ति के 4 बच्चे थे और उनमें से 3 को इन्होंने मतलब किसी तरह से अपना मोटिवेट करके अपने आश्रम में रख लिया था, ठीक है। तो ये सारे आरोप इन पे लगे। नित्यानंद उसके बाद बहुत सारी जो संपत्ति अर्जित किए थे उसके बावजूद ये फिर जब इन केसेस में घिरे तो उसके बाद ये बर्बाद होते चले गए और ये भाग गए, यहाँ से इंडिया से भाग गए। कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इसके बारे में अब कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 केस हो गए आपके पास। हम तीसरा केस बात करेंगे, रोनाल्ड जेम्स रीड। इनका जिक्र आता है, एक मॉर्गन हाउसल की एक बुक है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, उसमें से कुछ अंश मैंने लिए हैं, तो उसमें इनका जिक्र आता है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी सफाई कर्मी थे, सफाई कर्मी, ठीक है, जिसको माना जाता है कि हाँ समाज के सबसे निचले तबके का आदमी होता है, सफाई कर्मी, गैस स्टेशन कर्मचारी और निवेशक थे। अच्छा, ये इनकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये एक निवेशक थे, इन्वेस्टर थे, ठीक है। इनकी फोटो देख लीजिए आप लोग, ये देखिए फोटो है इनकी, ठीक है। ये बूढ़े हो गए थे। अभी जब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आप देखिएगा कि ये एक छोटे से सफाई कर्मी से शुरुआत करके कैसे बहुत बड़े निवेशक बने और बहुत सारा धन इन्होंने अर्जित किया, ठीक है। इनकी कहानी दुनिया भर में वित्तीय अनुशासन और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। अगर दुनिया भर में जो लोग, जैसे वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वॉरेन बफेट का नाम अगर आता है, राकेश झुनझुनवाला का नाम आता है, तो इनको माना जाता है कि ये लोग शेयर मार्केट से बहुत अमीर बने। लेकिन कैसे बने, इनकी कहानी रोनाल्ड जेम्स रीड से हम आप सीखेंगे कि इनकी कहानी दुनिया भर में वित्तीय अनुशासन। देखिए, धन के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अनुशासन की होती है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, उसको अनुशासित ढंग से खर्च नहीं कर रहे हैं, उसकी सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका बर्बाद होना तय है। रोनाल्ड जेम्स रीड ने क्या किया, उन्होंने निवेश और बचत के माध्यम से अपनी मृत्यु के पूर्व तक कुल $8 मिलियन की संपत्ति बनाई। थोड़ी बहुत नहीं, $8 मिलियन। $8 मिलियन बहुत होते हैं। एक आम आदमी जो सफाई कर्मी के रूप में रहा, उसके लिए $8 मिलियन कमाना जो है बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से धैर्य से, जिस तरह पेशेंस से, अनुशासन से, डिसिप्लिन से पैसा कमाया और बचाया, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा, लगभग $6 मिलियन तक दान कर दिया। और इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, ठीक है, जितना इन्होंने पैसा कमाया उसके आधे हिस्से से ज्यादा इन्होंने दान कर दिया, ठीक है। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वित्तीय अनुशासन क्या होता है। हमने ऊपर के 2 केसेस बताए कि कैसे लोग बर्बाद हुए, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं रख पाए, कैसे बर्बाद हो गए, ठीक है।
लेकिन तीसरा उदाहरण आपको रोनाल्ड जेम्स रीड का, आपको पूरी दुनिया में जब भी कहानी जाए अनुशासन की आएगी तो उसमें रोनाल्ड जेम्स रीड का नाम जरूर आएगा। अगली केस हिस्ट्री पे चलते हैं एक बार। अगली केस हिस्ट्री है फुस्कॉन की, ठीक है, रिचर्ड फुस्कॉन, ये भी अमेरिका के ही थे, ठीक है। ये एक पूर्व अमेरिकी निवेश बैंकर हैं जिनकी कहानी अक्सर वित्तीय प्रबंधन और व्यावहारिक वित्त के पाठ के रूप में सुनाई जाती है। देखिए रिचर्ड फुस्कॉन और रोनाल्ड जेम्स रीड लगभग कहानी सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या अंतर है। उन्होंने मेरे लिंच में एक सफल करियर बनाया जहां वे लैटिन अमेरिका प्रभाग के वाइस चेयरमैन बने। वे अपनी व्यावसायिक कुशलता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन आदि के कारण इतने सफल थे कि उन्होंने 40 वर्ष की आयु में ही रिटायरमेंट ले लिया। देखिए इनको भी माना जाता था, स्टार्टिंग में माना जाता जैसे रोनाल्ड जेम्स रीड थे ऐसे ही वित्तीय अनुशासन इनके अंदर भी था, ठीक है। उन्होंने बहुत पैसा कमाया और 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके पास इतना पैसा हो गया कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, चीजों से रिटायरमेंट ले लिया। इन्होंने कहा कि अब मैं लग्जरी लाइफ केवल जीऊंगा, बस अब पैसा कमाना बंद कर दूंगा, ठीक है। उन्होंने कनेक्टिकट के ग्रीनविच में लगभग 18,000 वर्ग फुट का एक बेहद आलीशान बंगला बनाया जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल और 7 कार गैराज थे, ठीक है। छोटी मोटी चीजें नहीं, इन्होंने 18,000 वर्ग फुट का आलीशान महल बनाया। उसमें 11 बाथरूम थे। कितने बाथरूम? 11 बाथरूम। आप समझिए कि एक घर में एक बाथरूम मैनेज करना लोगों को मुश्किल होता है, ये अपने आलीशान महल में 11 बाथरूम थे। देखिए इनकी फोटो भी यहाँ पे बनी हुई है, बढ़िया कोट पैंट टाई में है ये, ठीक है। जिसका खर्च देखिए, अब इसका खर्च कितना था, इतना बड़ा आलीशान महल तो बना लिया इन्होंने, इसका खर्च कितना था? मासिक खर्च ही करीब 90,000 डॉलर था। इसका एक महीने का खर्च 90,000 डॉलर, लगभग 75 लाख रुपए था। 75 लाख कमाने में एक मजदूर आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है, वो भी नहीं कमा पाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक महीने का खर्च अपना इतना बढ़ा लिया कि लगभग वो 90,000 डॉलर का हो गया। और आप जान रहे हैं कि अगर आप खर्च बढ़ा लोगे, आपके पास इनकम सोर्सेज बंद हो जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से दिवालिया हो ही जाएंगे, उसमें कगार पे पहुंचने की जैसा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये बाद में इनका 2008 के दौरान जब वित्तीय संकट आया, रिसेशन आया अमेरिका में, तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए, ठीक है। भारी कर्ज और तरल संपत्ति की कमी के कारण, लिक्विड मनी मतलब जो आपका कैश के रूप में रहता है, तो उसकी कमी के कारण इनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ठीक है। 2010 में उन्होंने दिवालियापन या बैंकरप्ट अपने आप को घोषित कर दिया। अब आप सोचिए कि 40 साल की उम्र में अथाह पैसा कमाने के बाद जो बंदा रिटायरमेंट लेता है, उसकी कहानी जो है कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में पूरी तरह से बर्बाद होके लोगों के सामने आ जाती है कि भैया ये तो बहुत उड़े लेकिन अब खत्म हो गए, ठीक है। तो ये अनुशासन, देखिए रोनाल्ड जेम्स रीड ने भी पैसा कमाया और रिचर्ड फुस्कॉन ने भी पैसा कमाया, लेकिन उनकी कहानी एक प्रेरणा के रूप में ली जाती है। रोनाल्ड जेम्स रीड की कहानी एक प्रेरणा के रूप में ली जाती है कि कैसे वित्तीय अनुशासन रखा जाता है, और इनको कहा जाएगा कि इन्होंने वित्तीय अनुशासन नहीं रखा, पैसा कमाने के बावजूद इसलिए बर्बाद हो गए। रिचर्ड फुस्कॉन बर्बाद हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं केस 4, बिल गेट्स की बात करेंगे हम। बिल गेट्स की अगर बात करें तो अब आप बिल गेट्स के बारे में तो खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। विंडोज के संस्थापक हैं ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं ये, ठीक है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों और परोपकारी व्यक्तियों में से एक है। अच्छा, ये उद्यमी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और परोपकार भी बहुत करते हैं, ठीक है। पैसा भी इनके पास अथाह है। अभी ये जो है, ये समझ लीजिए कि जो इसकी अमीरों की लिस्ट जारी होती है, ये लगातार कई साल तक जो है अमीरों की लिस्ट में शामिल थी, ठीक है। वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति लगभग 104 बिलियन डॉलर से 124 बिलियन डॉलर के बीच मापी गई है, ठीक है, अनुमानित है। हालांकि वे कई वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे, लेकिन अब वे ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में शीर्ष 10 से बाहर हो चुके हैं। ये आपका एक इंडेक्स है, एक सूची है जिसमें आपका ये टॉप 10 में रहते थे हमेशा, लेकिन अब ये इस सूची से बाहर हो गए हैं जब वो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा देखिए, इनके आप बैकग्राउंड में जाओगे तो जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी इतनी अच्छी दूरदर्शिता थी। अब देखिए ये फिर अगला एक उदाहरण आ रहा है कि इन्होंने कैसे डिसिप्लिन रखा, ठीक है। तो जब ये पढ़ाई कर रहे थे, आप समझिए उस समय दुनिया में, मतलब दुनिया में अमेरिका ही ऐसा देश था जो बहुत ज्यादा डेवलप था। वहां पर एकमात्र स्कूल था जहां पे कंप्यूटर की पढ़ाई होती थी, ठीक है। और इन्होंने अपनी दूरदर्शिता को सोच के कंप्यूटर वाले स्कूल में दाखिला लिया और वहां पर इन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई करी, ठीक है। अब उस दूरदर्शी सोच में उस समय इनके पास कुछ नहीं था ऐसा कि हाँ ये हम बहुत बड़े वो हो जाएंगे, लेकिन जब इन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो इनके मन में आया कि हमको कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनना है, पूरी दुनिया पे राज करना है, ठीक है।
इनके साथ पॉल एलन और आपका एक केंट इवांस नाम के 2 बंदे और थे जो टॉप लेवल के, वो भी आपका कंप्यूटर के जानकार थे। देखिए अब आगे हम जब चलेंगे तो बात करेंगे भाग्य वर्सेस जोखिम की, ठीक है। अब इनके साथ क्या हुआ, बिल गेट्स तो आगे बढ़ गए, पॉल एलन के साथ इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर दिया, ठीक है, और ये जो है आपका बहुत पैसा कमाए, आज दुनिया पे राज भी कर रहे हैं। हर जगह पे जहाँ पे विंडोज ऑपरेट होती है वहां पर इन्हीं का नाम आएगा, क्योंकि इन्हीं की बदौलत जो है ये अब कंप्यूटर चला रहे हैं, जो विंडोज चला रहे हैं, ठीक है। अभी ये हाल ही में इंडिया में पॉपुलर हुए, किस चीज को लेके, हमारे देश में किस चीज को लेके पॉपुलर हुए थे, इन्होंने डॉली चाय वाला के साथ जो है अपना 1 कप चाय शेयर कर लिया था, और उसके बाद से देखिए जो बंदा फर्श पर पड़ा था वो अर्श पे चला गया, आसमान में चला गया। डॉली चाय वाला को शायद दुनिया में शायद कुछ ही लोग जानते रहे होंगे, लेकिन जब से ये बिल गेट्स के साथ इनकी शेयरिंग हुई, प्रोफाइल शेयर हुई, तब से इनको डॉली चाय वाला को भी पूरी दुनिया जान गई, और डॉली चाय वाला ने भी अथाह पैसा कमाया। उसके बाद रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत तरह तरह से इन्होंने भी अथाह पैसा कमाया। तो अब इनका वर्तमान में ये बिल गेट्स फाउंडेशन, एक गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं, 9 बिलियन अरब डॉलर वार्षिक बजट के साथ मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, टीकों, पोलियो उन्मूलन और एआई संचालित स्वास्थ्य उपकरणों पर केंद्रित है। ये गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं जो आपका एआई टूल्स बनाता है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जो है अपना ये इन्होंने 9 बिलियन अरब डॉलर का जो है एक बजट, वार्षिक बजट स्वीकृत किया है। तो आप समझ लीजिए कि जब इनके पास अथाह पैसा है तो ये परोपकार के भी काम करते रहते हैं। अभी इनका हाल ही में जो है नाम जुड़ा था एप्स्टीन फाइल विवाद से भी, ठीक है, जिसके बारे में हालांकि इन्होंने खंडन किया है, और इन्होंने ये कहा कि जो है जेफरी एप्स्टीन के साथ हमारा जो समय बीता उसको मैं अपने जीवन का सबसे दुर्भाग्यकारी समय समझूंगा, ठीक है। तो इन्होंने उसका भी खंडन किया। फिलहाल हाल ही में एक इंटरव्यू में एप्स्टीन के साथ बिताए गए समय पर गहरा पछतावा इन्होंने जताया और उन पर लगे आरोपों को गलत बताया है। इन्होंने बताया कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं यौन शोषण के, जैसे जेफरी एप्स्टीन जो है, अभी एप्स्टीन फाइल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जेफरी एप्स्टीन यौन शोषण का मास्टरमाइंड था, जिसमें बहुत सारे राजनेताओं और बिजनेसमैन के नाम जुड़े हुए थे, तो इनका भी नाम उसमें आया था, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने कहा कि मैं जो उस समय उसके साथ बिताया हूँ वो मेरी जिंदगी के सबसे खराब समय थे, ठीक है, और मुझे उस चीज का पछतावा है, ठीक है। तो बिल गेट्स आज तक अमीर ही हैं, ठीक है। इन्होंने पैसे का प्रबंधन करा, मैनेज करा, चीजों को दान करे, ठीक है। पूरी दुनिया पे आज भी ये राज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही इनका अनुशासन बना रहा तो आगे भी ये राज करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मुद्दे की बात। अब मेन मुद्दे की बात क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना एक अनुशासन है। ये हुनर के साथ साथ देखिए, पैसा कमाना एक हुनर है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट होता है, उसके बदौलत वो पैसा कमाता है, चाहे थोड़ा कमाए चाहे ज्यादा कमाए। किसी को अचानक पैसा मिल जाता है, अचानक कमाने लगता है बहुत ज्यादा, जैसे डॉली चाय वाला है, और एक दो एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे अभी, ठीक है, जैसे रानू मंडल हो गई, डॉली चाय वाला हो गए, ठीक है। ये सब आपका सडन ही, अचानक ही, एक ही दिन में, 2 दिन में जो है आपका बहुत बड़े अमीरी के करीब पहुंच गए। तो हमने बताया कि पैसा कमाना एक हुनर है, आपके अंदर हुनर है तो आप पैसा निश्चित रूप से कमाएंगे, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना एक अनुशासन है। अगर आप उसको संभाल पा रहे हैं, उसको बढ़ा ले रहे हैं, तो ये एक अनुशासन की चीज है। अक्सर लोग मेहनत करके अच्छी कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि मैंने 3-4 केस हिस्ट्री अभी आपको दिखाई, ठीक है। उसमें लोगों ने पैसा कमाया, बर्बाद हुए, कुछ लोग पैसा कमाया और पैसा कमाकर उसको अनुशासन के साथ साथ उसको मैनेज करके बड़े होते चले गए। अब बर्बाद होने के पीछे कारण क्या है, हम कुछ कारण जान लेते हैं, उसके बाद फिर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दिखावे की संस्कृति, देखिए जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है उनमें दिखावे की प्रवृत्ति, वर्तमान संस्कृति में ये देखा जा रहा है, वर्तमान समाज में ये देखा जा रहा है कि जिसके पास जितना पैसा आता है वो उतने ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। एक डायलॉग चलता है अब तो कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो दिखावे की संस्कृति इस समय लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति या आपका महंगाई का बढ़ना, ठीक है। तो लाइफस्टाइल, जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण महंगाई बढ़ी है, हमारी कॉस्ट बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, वो दिखावे की संस्कृति के कारण बढ़ी है। कहा गया है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वह अपनी जरूरतों के बजाय अपनी हैसियत दिखाने पर खर्च करने लगते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हम अगर
मान लीजिए 50 रुपए की घड़ी पहनेंगे तो वो भी उतना ही समय बताएगी जो 50 लाख की घड़ी बताएगी। लेकिन जो दिखावे की संस्कृति है, अगर हमारे पास 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो हम कहेंगे नहीं भैया, हम कम से कम 10 लाख की घड़ी तो पहनेंगे ही पहनेंगे। ठीक है, हमको काम नहीं है, हमको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फोन रिसीव करना है या फोन करना है किसी को, ठीक है, या व्हाट्सएप चला लेना है, बस इतने के लिए हम 10,000 का मोबाइल लेने की बजाय हम 1.5 लाख का एप्पल का आईफोन खरीदते हैं, जबकि हम आईफोन के सारे फंक्शन के बारे में पूरी जिंदगी शायद न जान पाए। ठीक है, तो ये एक दिखावे की संस्कृति है। लोग इस संस्कृति के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा उनका खर्चा होता जा रहा है और वो कर्ज के जाल में डूबते चले जा रहे हैं। दूसरा है सामाजिक श्रेष्ठता का ढोंग। दूसरा कारण बर्बाद होने के पीछे दूसरा कारण है कि सामाजिक श्रेष्ठता का ढोंग उनके अंदर है। महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियां और सिर्फ इसलिए खरीदना ताकि समाज में ऊंचा दिखा जा सके, इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं, जहां आपकी कमाई बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, लाइफस्टाइल क्रीप। अगर आप लाइफस्टाइल, अब देखिए यहां पे जैसे महंगे कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियां, घड़ियां, गैजेट्स, ठीक है, अच्छा ये करते क्यों हैं लोग? दिखावे की संस्कृति का ढोंग करते क्यों हैं? क्योंकि ये आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पे पूरा इसका जाल बिछा हुआ है। हर आदमी अपने आप को शो ऑफ करने में लगा है कि मैं आप बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। तो ये एक दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और हर आदमी एक दूसरे से कंपीट करता है, कंपटीशन में है कि हम तुमसे अच्छा दिखेंगे, हम तुमसे अच्छा खाएंगे, हम तुमसे अच्छा पहनेंगे। यहाँ तक कि आप सोचिए कि जो निजता थी लोगों की, जो चीज घर के अंदर रहनी चाहिए थी, जो हमेशा चार दीवारी में रहनी चाहिए थी, वो चीजें अब बाहर करते हैं। लोग घर से निकल रहे हैं तो अपने घर के अंदर तक की फोटो डाल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम भैया यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और उनके साथ अनेक घटनाएं भी इसीलिए हो जा रही हैं। तो सोशल मीडिया ने पूरी तरह से इसको आपको जो है इस दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा दिया है और लोग इसके कारण भी बर्बाद हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, अगला कारण है, हाँ तीसरा ही कह सकते हैं, नंबरिंग मिसमैच हो गई है। ठीक है, वित्तीय साक्षरता की कमी, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आप देखिए, जब पैसा आप कमाते हैं, पैसे के साथ साथ अगर पैसे के प्रबंधन की जानकारी आपको नहीं है, हम आप देखते हैं अगर जानकारी नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे मैनेज। ठीक है, तो स्कूलों में हम पैसा कमाना सिखाया जाता है, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। जब भी हम जहां भी जाते हैं, हमको पैसा कमाने के तरीके तो बताए जाते हैं, लेकिन उसको बचाना कैसे है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये चीजें नहीं सिखाई जाती है। देखिए, और एक चीज है, निवेश ना करना, पैसे को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में छोड़ देना या उसे सही जगह जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट आदि में निवेश ना करना भी एक बड़ा कारण है। आप समझिए, पैसा कमाते हैं लोग, लेकिन कहते हैं हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। बैंक में पैसा रख दोगे आप तो शायद 2%, 2.5% या 3% का इंटरेस्ट मिले। एफडी करा दोगे तो बहुत ज्यादा 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उनके पास भले किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास जो वित्तीय साक्षरता थी, वित्तीय जानकारी थी, उनकी समझ ज्यादा थी। वो लोग निवेश करते थे तो वो कहते थे, जैसे उस समय शेयर मार्केट के बारे में मान लीजिए जानकारी नहीं है किसी को, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि हाँ भैया कुछ नहीं तो जमीन में पैसा लगा दो, जमीन में पैसा लगा दो, आपका बढ़ता रहेगा। और सही बात यही है। अब देखिए, जमीन जो रियल एस्टेट में जो पैसा लगाए हैं बंदे, वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहे, कभी लॉस में नहीं हुए। सबसे मेन चीज, अगर नहीं भी प्रॉफिट होगा तो जमीन की कीमत कम कभी नहीं होनी है। ठीक है, आगे संपत्ति वर्सेस देनदारी, प्रॉपर्टी वर्सेस आपका जो लायबिलिटी है। लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ घटती है, जैसे कार, जबकि अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर दें। ठीक है, जैसे जो आपका मिडिल क्लास रहेगा या लोअर मिडिल क्लास रहेगा, वो ऐसी चीजें खरीदेगा जिससे दिखावा बढ़े उनका। ठीक है, शो ऑफ करेंगे कि हमारे पास कार है, हमारे पास आईफोन है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अमीर लोग कहते हैं कि आप 50 लाख की कार खरीदने की बजाय आप 5 लाख की कार खरीदिए और बाकी के 45 लाख अपने किसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लगाइए आप। ठीक है, जबकि मिडिल क्लास ऐसा नहीं सोचता। मिडिल क्लास सोचता है कि चलो ठीक है यार, हम तो भाई अब कमा रहे हैं तो हम 50 लाख की गाड़ी में घूमेंगे, 60 लाख की गाड़ी में, हमको चौराहे पे दिखाना है कि हाँ हम कितने बड़े आदमी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कर्ज का जाल या द डेट ट्रैप, क्रेडिट्स और लोन्स। अब आप समझिए, ये आपको इस समय आप जान लीजिए कि क्रेडिट्स और लोन इतना ज्यादा पॉपुलराइज हो गया है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेने लगे हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल, मैंने बताया कि दिखावे की प्रवृत्ति के लिए लोग इतना ज्यादा लोन ले रहे हैं, इतना ज्यादा लोन ले रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब लोगों को बहुत इजीली जो है 20,000, 30,000 का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है अगर आपकी 10,000 सैलरी भी है तो।
ठीक है। आजकल अभी खरीदो बाद में चुकाओ, BNPL, बाय नाउ पे लेटर की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऑनलाइन साइट्स, अदर जो है आपका मीशो, ये सारे आपको जो है एक छोटा सा अमाउंट दे के आपका लोन के ट्रैप में बांध ले रहे हैं, ठीक है, और खर्च करने के लिए आपको बाध्य कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड के जाल में लोगों को कर्जदार बना दिया है। अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने के लिए लोन लेना बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, जैसे आप 10,000 कमा रहे हैं, आप जैसे घूमने गए, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई चीज पसंद आई तो भले पैसा जेब में ना हो, आप सोचोगे चलो यार क्रेडिट कार्ड से ले लो, सैलरी आएगी तो चुका लिया जाएगा। और ये प्रवृत्ति जो है आपका सैलरी आएगी तो चुका लिया जाएगा, ये प्रवृत्ति धीरे 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 आपको बर्बाद कर रही है। तो ये भी बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है। आप धीरे धीरे इन क्रेडिट्स के चक्कर में, लोन्स के चक्कर में ऐसे फंसते जाओगे। क्योंकि आपकी मान लीजिए 10,000 सैलरी और आप 20,000 का कार्ड ले लिए हैं, अगर आप महीने में 8,000 उस कार्ड से खर्च कर लिए तो 8,000 पे आप 50 दिन का ग्रेस पीरियड भले रहेगा, लेकिन आपको सैलरी तो आपकी उसी में चली जाएगी। 2,000 रुपए मान लीजिए आपका खर्चा नहीं मैनेज हुआ तो अगले महीने फिर कार्ड से लोगे, आपको चार्जेस लगते जाएंगे, आप उसमें फंसते चले जाओगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी कैपिटल को तो बढ़ाता है, बहुत तेजी से बढ़ाता है, लेकिन अगर आपने लोन ले लिया तो उस कैपिटल को आपको बहुत इजीली खत्म भी कर देता है। आप कितनी भी कैपिटल बना लीजिए, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लोन के चक्कर में पड़ गए तो आप खत्म हो जाएंगे। आपातकालीन फंड का ना होना, अगला कारण है आपातकालीन फंड का ना होना, इमरजेंसी फंड। आप जैसे हर आदमी कहता है कि अगर आप 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए बचाओ। ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको कि हम तो भैया बहुत बचाए, लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है, ठीक है। हर आदमी कहता है कि आपातकालीन फंड कम से कम बनाना चाहिए आपको, कि इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो 1,50,000 आपके पास पड़े रहें, आप कहीं पे जरूरत पड़े तो आप खर्च कर सको, मेडिकल इश्यूज हो जाए, घर का रिनोवेशन रहे, या फिर आपको कहीं अगर शादी विवाह का खर्च पड़े या कोई इमरजेंसी ऐसी पड़े तो आपके पास फंड रहे। ऐसा इतना ना रहे कि आप चार तरफ आप हाथ पांव मारो, जब इमरजेंसी पड़े तो आप हाथ पांव मारो और कहो जो है हाँ भैया हमको मिले तभी होगा काम, ठीक है। तो लोग जिंदगी अनिश्चित है, कहते हैं जिंदगी अनिश्चित है, नौकरी छूटना, बीमारी या बिजनेस में घाटा किसी के साथ भी हो सकता है। आप नौकरी पेशा है तो नौकरी आपकी छूट सकती है कभी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात अगर छोड़ दिया जाए तो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कर रहे हो या बिजनेस सेक्टर में आप हो तो उसमें घाटा भी हो सकता है, कभी कभी नौकरी छूट भी सकती है। तो उन स्थितियों के लिए भी हमेशा तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है क्या कहते हैं जितना कमा रहे हो उसके हिसाब से आप खर्च बढ़ाते जाओ, ठीक है। जो लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के रूप में नहीं रखते वह एक झटके में सड़क पर आ जाते हैं। आप समझिए, जैसे इमरजेंसी फंड के रूप में अगर आपने पैसा नहीं रखा, एक बार आपने जैसे 10 लाख आपने सेव करके रखे हैं और आप कभी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए, ठीक है, तो और आपका पैसा खर्च हो गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप सड़क पे आ जाएंगे। और होता भी है ये लोगों के साथ कि अगर आप इमरजेंसी फंड की व्यवस्था नहीं रखते हैं, आप एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए है कि जैसे अगर वो नौकरी कर रहे हैं, एक सैलरी आ रही है उनके पास, तो अगर बीमारी ही सबसे ऐसी स्थिति होती है, सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति बीमारी की ही होती है जिसमें लोग बर्बाद होते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह दी जाती है कि भैया हाँ कम से कम नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसी बैकअप रहेगा जिससे आपके गंभीर बीमारी के समय में भी आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो आपातकालीन फंड की भी जरूरत निश्चित रूप से रहती ही रहती है। बुरी आदतें और व्यसन, सबसे ज्यादा बर्बाद होने के कारण जो है होने का सबसे बड़ा कारण यही है आपका बुरी आदतें और व्यसन। जुआ, सट्टेबाजी, ठीक है, और जो नशे की लत है, न केवल ये शरीर को बल्कि मन को, आत्मा को, आपको, समाज को, सबको बर्बाद करती है। आजकल ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग के नाम पर लोग बहुत ज्यादा खींचे चले जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और उसमें बहुत बर्बाद हो रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें ऑनलाइन गेम्स की, ड्रीम 11 आपका देखिए, माई 11 सर्कल, लूडो किंग, रमी सर्कल, पोकरबाजी, ऐसे बहुत सारे आपको ऑनलाइन गेम के ऐप मिल जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन कसिनो मिल जाएगा, ऑनलाइन लॉटरी मिल जाएगी, जिसमें लोग अंधाधुंध पैसा लगाते हैं, ठीक है, और लगाने के बाद बर्बाद होते हैं। कोई ना कोई बनता है उसमें और कोई ना कोई बर्बाद होता है। उसके बाद गेट रिच क्विक स्कीम, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई गलत जगह लगा देते हैं। इसके अलावा बर्बाद होने का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। लोग चमत्कार में विश्वास रखना चाहते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं रखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति वर्सेस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। अब क्या है, हम इस पे बात करें मेन मुद्दे पे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है संपत्ति या प्रॉपर्टी है, और उसके अलावा जो है इसके पीछे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं,
मायने यह रखता है कि आप कितना बचाते हैं और उस बचे हुए पैसे से और कितना पैसा बनाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान कहता है कि यह मायने नहीं रखता कि आप पैसा कमा कितना रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप पैसा बचा कितना रहे हैं, और अगर आप बचा रहे हैं तो उससे बना कितना रहे हैं। अगर आप 100 रुपए बचाए हैं तो 100 रुपए को बचा के वैसे छोड़ दिए हैं कि उस 100 रुपए को कहीं लगा दिए हैं कि वो 100 से बढ़ता रहे, 102 हो जाए, 105 हो जाए, 110 हो जाए, ये ऐसा होता रहे। ठीक है, अब कुछ इसके पॉइंट्स हैं, हमने दिया है 4-5 पॉइंट में इसको कवरअप किया है। भाग्यवादी प्रवृत्ति, जोखिम लेना, निवेश के विकल्प तलाशना, सामाजिक ताना बाना और निराशावाद। क्या क्या चीजें हैं ये, इसके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ये सारा मनोविज्ञान से रिलेटेड है कि धन संपत्ति के पीछे मनोविज्ञान का क्या रोल है। ठीक है, पहला है भाग्यवादी प्रवृत्ति। ये जो ऑनलाइन गेम्स बताया हमने, जुआ बताया, सट्टेबाजी बताई, इनके सब के पीछे एक आपका भाग्यवादी प्रवृत्ति होती है। लोग कर्म से ज्यादा भाग्य पे बिलीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या है, अब जैसे ड्रीम 11 का एक उदाहरण लेते हैं, हालांकि मेरा कोई वो इंटेंशन नहीं है, इस पे बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन एक ड्रीम 11 का उदाहरण लेते हैं। 49 रुपए में करोड़ों के प्राइज जो है आपको फर्स्ट पोजीशन वाले को मिलता था। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, यहाँ की आईपीएल जब आता था तो 3-3 करोड़ तक के प्राइज रहते थे, गाड़ियां भी रहती थी। तो उसमें क्या होता था, आदमी ये सोचता था कि चलो मेरा जाएगा तो 49, लेकिन अगर किस्मत लग गई तो 3 करोड़ मिल जाएगा और पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी टेंडेंसी है, इसके कारण जो है आपका 49 करके कितना 49 चला गया, इसके बारे में कभी आकलन नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और है, ये चलते कैसे हैं, इनका एक जो इनके पीछे जो बनाया गया, जैसे इनको ऐसा डिजाइन किया गया इन एप्स को कि आप इस पे पूरी तरह से फंसते चले जाएं। अब 49 रुपए बनाया आपने, ठीक ठाक टीम बना लिया तो आपके 49 वापस भी हो जा रहे हैं। कभी कभी 49 के बजाय आपका 100 भी मिल जा रहा है, कभी कभी 150 भी मिल जा रहा है। अच्छा, इससे आदमी ये सोचता है कि चलो यार इस मैच में वापस आ गया 49, अगले मैच में जो है हम फिर ट्राई करेंगे। अगले मैच में चला गया, सोचे यार चलो ठीक है, इस बार हमको लग रहा है गलत हो गया हमसे, अगली बार फिर टीम बनाएंगे। ठीक है, तो ये केवल क्रिकेट की ही बात नहीं है, सारे गेम्स ऐसे चलते हैं। सारे गेम्स के पीछे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति यही रहती है कि इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। ठीक है, जुए में भी आदमी एक बार हारता है, सोचता है कि चलो यार अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार हो सकता है जीत जाए, फिर तीसरी बार सोचता है कि और लगाओ यार, अब जितना लॉस था उससे एक बार प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, अगली बार हार जाता है तो वो सोचता है कि यार अब चलो फंस गए हैं, अब एक बार छोड़ो, एक बार और ट्राई करा जाता है। ठीक है, ये प्रवृत्ति जो होती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन गैप कर करके लोग जो है मतलब एक तरह से पूरी तरह से इसमें धंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। ठीक है, और फाइनली होता क्या है, पूरी तरह से बर्बाद। आप ड्रीम 11 के उदाहरण देखिएगा, आप लोगों से पूछिएगा, मिलिएगा आप तो देखिएगा वो 49 करके कम से कम नहीं तो लाखों, 50,000, बहुत सारे उदाहरण ऐसे आए कि जिसमें लोग 50-50 लाख रुपए बर्बाद किए हैं, 1-on-1 कॉन्टेस्ट खेले हैं। तो सारी चीजों के पीछे सिर्फ यही एक लॉजिक काम करता है, रातों रात अमीर बनने का चक्कर। ठीक है, मनोविज्ञान कहता है कि आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, और वो बन सकते हैं तो उसमें सिर्फ किसका रोल होता है, भाग्य का। ठीक है, भाग्य का रोल आप समझिए। जब मैंने बिल गेट्स की कहानी आपको सुनाई तो 3 लोगों की बात बताई, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस की। ठीक है, अब बिल गेट्स का तो भाग्य, अब इनके साथ ये समझ लीजिए कि इनकी मेहनत के साथ साथ इनका भाग्य भी काम किया। भले 99 कर्म करने के बाद एक कर्म जो है आपका भाग्य का रोल रहे, लेकिन इनका भाग्य साथ दिया। वहीं केंट इवांस इनसे ज्यादा ब्रिलियंट छात्र था, ये खुद मानते थे और इन्होंने खुद प्लान कर रखा था कि हम तुम्हारे साथ कंपनी बनाएंगे। लेकिन केंट इवांस का क्या हुआ, एक पर्वतारोहण की जो है आपका वो था टूर था, उसी में बेचारा वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो अब उसके साथ भाग्यवादी प्रवृत्ति ने ही काम किया, इनके साथ भाग्य उसका निगेटिव था, इनका पॉजिटिव था। ठीक है, तो भाग्यवादी प्रवृत्ति भी कहीं कहीं काम करती है। लेकिन अभी आप जैसे खुद को तो कहेंगे कि यार मेरा भाग्य खराब है। ठीक है, आप खुद असफल होंगे तो कहेंगे मेरा भाग्य खराब है, लेकिन दूसरों को बताएंगे कि नहीं भैया भाग्य कुछ नहीं होता यार, कर्म करो। ठीक है, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं रोल अपना निभाती हैं। दूसरा है आपका जोखिम लेना। अब आप पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे के साथ कितना जोखिम ले पा रहे हैं, इसके ऊपर भी होता है। जोखिम लेना मैंने बताया कि कुछ लोग 49 का जोखिम ले रहे हैं, कुछ लोग 49,000 का भी जोखिम लेते हैं। जो ड्रीम 11 में आपका ये मेगा कॉन्टेस्ट होती थी, उनमें लोग 49 रुपए का कुछ लोग रिस्क लेते थे और कुछ लोगों की कैपेबिलिटी ज्यादा थी
तो ज्यादा कमाते थे तो वो ज्यादा रिस्क भी लेते थे, कहते थे कि चलो 1-on-1 कॉन्टेस्ट खेलेंगे, हम 49,000 का कॉन्टेस्ट खेलेंगे, 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का कॉन्टेस्ट खेलेंगे, तो उन लोगों की बर्बाद होने की प्रोबेबिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती थी। ठीक है, तो ये जोखिम की क्षमता है। कुछ लोग निवेश करते हैं, आपका शेयर खरीद लीजिए, मान लीजिए शेयर खरीद लिए, अब उनका शेयर मान लीजिए कि उन्होंने 500 में शेयर खरीदा और भाग्य ने साथ दिया उनका, उनकी कैलकुलेशन अच्छी रही, वो टॉप पे चला गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने सारी कैलकुलेशन करी, उनका सब कुछ एकदम फिट था कि हाँ ये शेयर, सारी न्यूज उनके फेवर में थी, उन्होंने पैसा लगाया, बावजूद इसके 4 साल पैसा लगाए रखा उन्होंने, कोई ग्रोथ नहीं हुई, उनका पैसा वैसे डंप चला गया। तो जो यहां पे रोल है कर्म वर्सेस भाग्य का, तो यहां पे दोनों चीजें, जोखिम के साथ साथ भाग्य भी आपका काम करता है। मॉर्गन हाउसल की जो बुक है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, उसमें ये चीजें और डीप दी गई हैं। अगर आप लोगों को मौका मिले तो उस किताब को जरूर पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो कि कैसे लोग सोचते हैं। तीसरा है निवेश के विकल्प तलाशना। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग जो पैसे का मनोविज्ञान कहता है, वो कहता है कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो उसके पीछे कमाने के बाद जब आप सेविंग करो तो उसमें एक आपके पास विकल्प भी होना चाहिए कि आप निवेश कहां पे कर रहे हो। पैसा कमाया आपने, बैंक में डाला, एफडी किया, जमीन खरीदी, कार खरीदी या गैजेट्स खरीदे, तो आप निवेश कहां कर रहे हो, इसके ऊपर भी आपका डिपेंड है कि आप बर्बाद होगे कि आप आबाद होगे, आप अमीर बनोगे कि आप गरीब बनोगे, आपके पास वेल्थ रहेगा या नहीं रहेगा, ये इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपके पास निवेश के विकल्प क्या क्या हैं। अगला है सामाजिक ताना बाना। सामाजिक ताना बाना हमने बताया, जो अभी आपको दिखावे की संस्कृति, आप सामाजिक ताने बाने में अगर आप बांध जाते हो तो आप ये सोचो अगर कि हम भैया बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे, हम समाज में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे दिखावे के आधार पर, तो आप निश्चित रूप से, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप निश्चित रूप से बर्बाद हो ही जाएंगे। आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, नो डाउट, लेकिन आप वही खाना खाने के लिए आप चले जाइए 5 स्टार होटल में, जहां आपको 100 रुपए का खाना आपको 5,000 में मिले, तो और आपकी क्षमता नहीं है 5,000 के खाने की, लेकिन दिखावे के लिए आप खाने चले जा रहे हो, तो आप सामाजिक ताने बाने में आप बर्बाद हो जाओगे निश्चित रूप से। निराशावाद एक ऐसी चीज है जिससे लोगों की मनोवृत्ति का पता चलता है। ठीक है, एक आदमी असफल होता है, फिर मेहनत करता है, सफल हो जाता है। कई लोग हैं बहुत बार मेहनत करते हैं, बहुत बार आशा रखते हैं कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी हो सकता है भाग्य साथ न दे, हो सकता है आपका उनके मेहनत में कुछ कमी रह जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो इस चीज में निराशावाद कहता है, निराशावाद जो है आपका, निराशावाद के अकॉर्डिंग आप निराश होते हैं, आप असफल होते हैं तो निराश होते हैं, लेकिन उस असफलता का तात्पर्य यह नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन और कोई ये भी नहीं है कि आप 100% सफल ही हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में, सफलता और असफलता के बीच में एक महीन लाइन है जो किसी के साथ पॉजिटिव वे में काम करती है और किसी के साथ नेगेटिव वे में काम करती है। तो मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जो भी आपका धन संपत्ति की बात करें अगर हम, तो आप वित्तीय साक्षरता के साथ साथ आप पैसा बहुत कमाइए, पैसा बहुत निवेश कीजिए, लेकिन हर चीज सोच समझकर, सारी प्लानिंग के साथ साथ आप बचत करिए, एक अनुशासन में रहिए। हमारी यही सलाह रहेगी कि हमेशा आप जितना भी कमा रहे हैं उसके हिसाब से आप मैनेज करिए, तो उसको एक डिसिप्लिन में मैनेज कीजिए, पेशेंस के साथ मैनेज कीजिए। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में, और जो जरूरत की चीजें हैं उनको आप ग्रैब कीजिए। दिखावा उतना ही होना चाहिए जितने में आप कहते नहीं झुको उतनी जितनी कमर ना टूट जाए। ठीक है, तो दिखावे की प्रवृत्ति भले रहे लेकिन इतनी ना हो जाए कि आप डेट ट्रैप में फंस जाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब लास्ट है आपको धन्यवाद देना मेरी तरफ से कि आप इतनी देर मेरे साथ वीडियो में बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा हमारा वो अगले टॉपिक पे होगा, जो रहेगा आपका सेक्स और मानव, डोमिनेंट मेल सोच। अभी एप्स्टीन फाइल का विवाद बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत सारी समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस सोच के पीछे जो आपका सेक्स को लेके सोच है लोगों की, हम इसके बारे में बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से चर्चा करेंगे
कि सामाजिक पहलू क्या है, इसके मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, कैसे सोचते हैं, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो कैसे सोचती है, जो फीमेल्स हैं वो इसके बारे में कैसे सोचती हैं, इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।